नमस्कार। शब्द मेरे विचार आपके में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे आप सुनेंगे तो कह पाएंगे कि हाँ, कुछ लोगों के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, पर कुछ लोगों के स्वभाव को बदला भी जा सकता है समय के रहते हुए। ये कहानी है लोक कहानी जो मेरे पिताजी मुझे कभी सुनाते थे। आज ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कहानी की मुख्य पात्रा है नखबुदनिया। नखबुदनिया एक ऐसी लड़की जो बहुत ही मनबड़ है, बहुत ही बिगड़ैल है और उसका स्वभाव भी ठीक नहीं है। शायद इसकी वजह एक ये है कि उसके माता पिता उसे बहुत दुलार और प्यार करते थे, वह इस वजह से क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। नखबुदनिया जैसे जैसे उम्र में बड़ी हुई, उसका स्वभाव और ही बिगड़ता गया। उसके अब्बा और उसकी अम्मी ने इच्छा जताई कि अब लड़की बड़ी हो गई है, अब इसका निकाह कर दिया जाए। तो आखिरकार में नखबुदनिया का निकाह भी कर दिया जाता है और निकाह के बाद वह अपने ससुराल चल जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नखबुदनिया का स्वभाव ठीक नहीं था, वो बहुत ही बिगड़ैल थी, झगड़ालू थी और इस स्वभाव के चलते वह अपने ससुराल में टिक नहीं पाती है और उसे ससुराल वाले वापस उसके मायके भेज देते हैं। और मायके आने के बाद आखिरकार लड़की जात है, यह सोच माता पिता उसका ब्याह कहीं और कर देते हैं। लेकिन वह अपने स्वभाव के चलते वहाँ पर भी टिक नहीं पाती है और इसी तरह से 2-4 जगह उसकी शादी होती है, लेकिन हर जगह वह अपने स्वभाव के चलते अपने ससुराल में टिक नहीं पाती है। अंततः वह अपने मायके आ जाती है। कुछ सालों बाद उसकी माँ नखबुदनिया के पिताजी से कहती है कि हम अब बूढ़े हो चुके हैं, अब हमारे इस बूढ़ी उम्र में ताकत नहीं रह गई, कब हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे यह पता भी नहीं, तो क्यों नहीं अपनी बेटी का ब्याह कहीं कर दिया जाए ताकि उसे कोई संभालने वाला हो हमारे मरने के बाद। उसके अब्बा कहते हैं नखबुदनिया के कि हाँ, नखबुदनिया की अम्मा तुम ठीक ही कहती हो, और वे एक लड़के की तलाश में निकल जाते हैं। आखिरकार उनकी तलाश भी पूरी होती है और उन्हें एक लड़का मिल जाता है नखबुदनिया की खातिर ब्याह के लिए। लेकिन वह लड़का एक शर्त रखता है, कहता है मेरी एक शर्त है, तभी मैं आपकी बेटी से निकाह करूँगा। नखबुदनिया के अब्बा कहते हैं आखिर ऐसी क्या शर्त है, हम बूढ़े हैं, हमारे पास इतना धन भी नहीं है कि हम तुम्हें दहेज दे देंगे। वो कहता है मुझे दहेज नहीं, पर मेरी एक शर्त है, वह शर्त आपको कबूल हो तब मैं आपकी बेटी के साथ निकाह करने को कबूल करूँगा। उसके अब्बू कहते हैं क्या शर्त है? तब वो कहता है मुझे शादी में दहेज के तौर पर कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक चाकू, एक बकरी, एक सूप और एक लाठी चाहिए। नखबुदनिया के अब्बा बड़े ही खुश होते हैं। वे कहते हैं यह आपने क्या मांग लिया, ये सारी चीज़ें तो घर में ही मौजूद हैं, मुझे लगा कि आप शादी के बदले हमसे धन दौलत मांगेंगे, लेकिन यह सब चीज़ें तो बेटा मेरे घर में ही है। वह कहता है ठीक है, मुझे शादी के वक्त जब इसकी विदाई होगी तो मुझे ये सारे सामान आप देंगे दहेज के तौर पर। कुछ दिन बीतता है और शादी आखिरकार नखबुदनिया की फिर से हो ही जाती है। और जैसे ही नखबुदनिया की विदाई होती है तो वह लड़का उसके अब्बा से कहता है आपने मेरी शर्त को पूरा नहीं किया। वे कहते नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शर्त को बिल्कुल नहीं भूला हूँ। तभी नखबुदनिया के अब्बा घर में जाते हैं और रखा हुआ सारा सामान, जिसमें एक चाकू, एक लाठी, एक सूप और एक बकरी रहती है, लाकर उसे देते हैं। वह नखबुदनिया को लेकर उन सामान के साथ चल पड़ता है। गांव से बाहर जाते ही जैसा कि गांव में अक्सर गर्मी के महीने में खेत खलियान खाली रहते हैं,
कुछ खेतों में बुआई के काम शुरू होते हैं तो कुछ खेतों में सिंचाई के काम चालू रहते हैं। और उस समय लू और हवा की थपेड़े भी ज़्यादा रहती हैं। नगबुदनिया को लेकर वह चल पड़ता है अपने घर की ओर। और देखते ही देखते क्या होता है कि मई और जून के महीने में लू का बहना लाजमी सी बात होती है। लू इतनी तेज़ बहती है कि जिस सूप को उसने लाठी पर बांधकर अपने कंधे पे लिया था, सूप हवा के कारण, हवा की झोंकों के कारण खरड़ खरड़ यानी आवाज़ कर रही थी। कुछ दूर चलता है और वह सूप को पलट कर कहता है, मेरी बात नहीं सुनेगी तू? क्यों आवाज़ कर रही है? कब से तू मेरे सर में दर्द करके बैठी है अपनी आवाज़ के कारण? मेरा कान एकदम पक गया है तेरी दर्द की वजह से, मेरा सर एकदम दर्द हो गया है तेरी आवाज़ के कारण। तू नहीं मेरी बात मानेगी? इस तरह से वो सूप को डांट और फटकार लगाता है। तभी नगबुदनिया कहती है मन में, यह पागल व्यक्ति है क्या? यह एक सूप को, एक निर्जीव प्राणी को या एक निर्जीव वस्तु को यह इस तरह से डांट रहा है मानो किसी इंसान को डांट रहा हो। फिर वो कुछ आगे बढ़ता है और हवा के झोंकों से फिर सूप आवाज़ करना शुरू कर देता है। वह फिर ज़ोर से डांट और फटकार लगाता है और देखते ही देखते वह सूप को पटक कर लाठी से मार मार कर सूप को तोड़ देता है। तब नगबुदनिया डर जाती है, सहम जाती है देखकर कि यह कैसा आदमी है, यह एक सूप को नहीं छोड़ा। तब नगबुदनिया फटाफट अपने पैर बढ़ाती है और चलती रहती है। कुछ दूर जाने के बाद खेतों में सिंचाई का काम चालू रहता है। पहले ज़माने में खेतों में पानी नालियों के द्वारा दिया जाता था। बकरी पानी को देखकर पीछे भागना शुरू करती है। तभी नगबुदनिया का शौहर यह देख कहता है, तो मेरी बात नहीं मानेगी? क्यों पीछे खिसक रही है? आगे चल, आगे चल। यह कहते हुए वह बकरी, बेजुबान बकरी, बात नहीं मानती है और उसका भी बुरा हाल होता है। नगबुदनिया का शौहर उस बकरी को पटक कर चाकू निकाल कर उसका गला रेत देता है। यह सुन नगबुदनिया और घबरा जाती है, कहती है, कैसा व्यक्ति है ये? किस आदमी से मेरा पाला पड़ा है? ये आदमी नहीं, ये तो आदमखोर लग रहा है। इसने पहले तो सूप को पीटा, फिर अब बकरी को पटक कर उसका गला रेत दिया। बाप रे बाप, अगर मैं ठीक से नहीं रहूँगी तब तो ये मेरे साथ क्या बर्ताव करेगा। यह देख नगबुदनिया डर जाती है और वह फटाफट चलने लगती है। कुछ ही वक्त में वह नगबुदनिया को लेकर अपने घर आ जाता है और डांटते हुए कहता है, सुन रही हो? देखो नहीं यहाँ वहाँ, जल्दी से घर में जाओ और घर की साफ़ सफाई करके तुरंत खाना बनाना शुरू कर दो। मैं अभी खेतों में से होके आता हूँ, तब तक मुझे खाना तैयार चाहिए। नगबुदनिया डरी सहमी सी रहती है क्योंकि उसने जो हाल सूप का और बकरी का देखा वह हाल अपने साथ नहीं होना देना चाहती थी। वह फटाफट घर में जाती है, घर की काया पलट कर देती है साफ़ सफाई करके और जल्दी जल्दी खाना भी बनाकर रेडी कर देती है। उसके आने के बाद उसे खाना परोसती है। कुछ दिन तक ऐसे ही काम चलता है और धीरे धीरे नगबुदनिया के अंदर बदलाव सा आ जाता है। नगबुदनिया सुधर सी जाती है। कुछ हफ्तों बाद नगबुदनिया की अम्मा उसके अब्बा से कहती है कि गए बेटी को 1 हफ्ते हो गए हैं। बिटिया इसके पहले कहीं भी गई तो 1 और 2 दिन से ज़्यादा टिकी नहीं अपने स्वभाव के चलते। दामाद जी बड़े ही खतरनाक लग रहे थे। आखिरकार उन्होंने हमारी बेटी के साथ क्या किया होगा? जरा इस बात का आप पता तो लगाइए। नगबुदनिया के अब्बा कहते हैं, तुम सही कहती हो, कितनी भी खराब है तो क्या हुआ, है तो हमारी बेटी ही। और इसी चलते वह अपनी बेटी के घर जाते हैं और क्या देखते हैं, देखने के बाद नगबुदनिया के अब्बा की आंखें फटी सी फटी रह जाती हैं। वह हक्का बक्का से रह जाते हैं। वह देखते हैं कि उनकी बेटी जो बड़ी ही कामचोर थी, जो बड़ी ही झगड़ालू थी, वह अब सुधर चुकी है। उसने अपने घर को संभाल लिया था। घर के जानवरों को चारा देना, घर की साफ़ सफाई करना और खाना बनाना से लेकर वह सारा कुछ सीख गई थी।
अब्बा को देख यह खुशी, उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो अपनी बेटी से उसका हाल चाल पूछने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि दामाद जी कहाँ गए हैं। नकबुदियाँ कहती है अब्बा वे कुछ काम से शहर गए हुए हैं, शाम हो जाएगा, तब तक आपको मैं कुछ खाने पीने को देती हूँ, आप खाना पीना खाकर आराम कीजिए। उसके अब्बा खाना खाकर आराम करते हैं और शाम को दामाद जी जब शहर से आते हैं तो आपस में गुफ्तगू करते हैं। ससुर जी को दामाद यह बात बड़ी अच्छी लगती है कि उन्होंने उनकी बेटी को सुधार दिया था। वह कहते हैं बेटा बड़ी मेहरबानी होगी कि तुम एक दिन हमारे घर बिटिया को लेकर आओ खाने पर। वह कहते हैं ठीक है, एक हफ्ते बाद आएंगे। और ये कहकर नकबुदिया के अब्बा अपने घर चल जाते हैं। एक सप्ताह बाद फिर से उसके अब्बा के घर नकबुदिया और उसके शौहर आ जाते हैं। रात को खाना पीना होता है और खाने पीने के बाद वह कहते हैं कि बेटा अब एक दिन मैं तुम्हारे घर तुम्हारी अम्मी को लेके आता हूँ। कहते हैं ठीक है, लेकिन चोरी से वह अपने दामाद से कहते हैं बेटा एक काम तो तुमने बड़ा अच्छा कर दिया कि नकबुदिया को तुमने सुधार दिया, अब ज़रा इसकी अम्मा को भी सुधार देते तो बड़ी मेहरबानी होती। तो दामाद कहते हैं कि ठीक है, जिस दिन आप मेरे घर आएंगे तो आप ऐसा कीजिएगा कि अम्मा को साथ लेते आइएगा और उसी दिन मैं अम्मा को सुधार दूंगा। और एक दिन फिर नकबुदिया के अब्बा अपनी पत्नी को लेकर अपनी बेटी के घर जाते हैं। जाने के बाद वहाँ आव भगत होता है और आव भगत के बाद वे खाना वाना खाकर जब चलना होता है तब वो अपने ससुर से कहते हैं कि चलिए वह काम किया जाए जिससे अम्मा सुधर जाएंगी। ससुर बोलते हैं क्या? कहते हैं देखिए मेरे आंगन में 2 मटके हैं, एक मटका पका हुआ है और एक मटका कच्चा है, आप बस 2 बाल्टी पानी लेते आएँ। ससुर जी 2 बाल्टी पानी लेके आते हैं। तब नकबुदिया का शौहर कहता है जो मटका कच्चा है उसके अंदर पानी आप डालें। पानी डालते ही मटका कच्चा था, घड़ा कच्चा था जो फूट जाता है और ज़मीन पर पानी बिखर जाता है। फिर नकबुदिया का शौहर कहता है कि अब यह बाल्टी का पानी आप इस घड़े में डालिए जो पक्का है। पानी डालते हैं पर वो मटका फूटता नहीं है, टूटता नहीं है, पानी ज़मीन पर फैलता नहीं है। तब नकबुदिया का शौहर कहता है देखिए यह जो घड़ा कच्चा था वो आपकी बेटी थी नकबुदिया, जो अभी नादान थी, कच्ची थी, जो सुधर गई, पर जो घड़ा पक्का है वह मेरी सास यानी आपकी पत्नी है जो अब नहीं सुधरने वाली क्योंकि वह पक्की हो चुकी हैं। तब नकबुदिया के अब्बा कहते हैं यानी कि अब मुझे लगता है कि अब झेलना ही पड़ेगा पूरी उम्र तक जब तक ज़िंदा हूँ। तो कहता है बिल्कुल, क्योंकि इंसान को हम तभी सुधार सकते हैं जब इंसान की उम्र कच्ची होती है, उसका दिमाग कच्चा होता है। यानी कि हमारे घरों में जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं हम उन्हें नया संस्कार तभी दे पाएंगे, अच्छा संस्कार तभी दे पाएंगे जब उनकी उम्र कच्ची हो। कच्ची उम्र में ही बच्चों को अच्छा संस्कार दिया जाता है कि ताकि वे बच्चे आगे चलकर उस संस्कार का पालन करें और एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान बने। लेकिन जैसे जैसे वह बालक परिपक्व हो जाता है तो उसके अंदर संस्कार डालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम सभी को अपने घरों में हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा संस्कार देना चाहिए ताकि वे बच्चे आगे चलकर एक निष्ठावान, एक संस्कारी व्यक्ति बने, एक अच्छा इंसान बने। क्योंकि संस्कार समय रहते ही दिया जाता है, समय बीतने के बाद नहीं। क्योंकि वो कहावत है ना
कि समय रहते ही हमें सब कुछ कर लेना चाहिए, नहीं तो चिड़िया चुग गई खेत तब का हो पछतात। तो ये संस्कारों की बात है। संस्कार घरों से मिलता है और संस्कार जितना हो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही देना चाहिए, क्योंकि बचपन में कच्ची उम्र में बच्चों को अच्छी बातें अगर हम बताते हैं तो वो उन बातों का अनुसरण जल्दी कर लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आगे फिर हम एक और कहानी, एक नई कविता के साथ मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। नमस्कार।